क्या आप जानते हैं कि इटली की जिन प्रधानमंत्री मेलोनी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेलोडी टॉफी का गिफ्ट देकर अपनी रील वायरल की, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है, उनकी ज़िंदगी में भला मोदी जी की इस गिफ्ट की क्या अहमियत है? क्या आप जानते हैं कि जिस इटली की सोनिया गांधी को लेकर मोदी जी और भाजपा संघ परिवार हमले पर हमला करता रहा, वहां भला पार्ले कंपनी की इस टॉफ़ी से क्या गुल खिलने वाला है? पार्ले प्रोडक्ट्स के मालिक विजय चौहान और पूरे चौहान परिवार के प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार का जिम्मा अगर कोई प्रधानमंत्री उठा ले तो कहानियां तो कई बनती ही हैं। अपने देश के कन्फेक्शनरी उद्योग का 15% हिस्सा जिसके पास हो, जिस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 2025 में 15,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो, तो जाहिर है उसके प्रोडक्ट का यह प्रचार हमारे मोदी जी यूं ही तो नहीं कर रहे। जॉर्जिया मेलोनी अगर हंसते हंसते मोदी जी के इस मिठास भरे गिफ्ट पर फिदा होती हैं, तो इसे सिर्फ हंसी मजाक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बेशक इसके कई राजनीतिक और व्यावसायिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आखिर अपने देश के रील के शौकीन पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी को अपने देश में चर्चा के केंद्र में ले आते हैं, तो भी इसके कोई न कोई सियासी मकसद तो हो ही सकते हैं। नमस्कार, शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं अतुल सिन्हा। तो इस बार बात करते हैं मेलोनी की और तलाशते हैं उनके तमाम पहलू को और समझते हैं कि इटली की इस दक्षिणपंथी नेता की जिंदगी के अलग अलग हिस्से क्या रहे। यूरोप की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में जिन नेताओं ने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी है, उनमें जॉर्जिया मेलोनी का नाम अहम है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उभरी जॉर्जिया मेलोनी केवल एक राजनीतिक चेहरा नहीं है, बल्कि आधुनिक यूरोपीय दक्षिणपंथी राजनीति की नई पहचान भी मानी जाती हैं। तेज व्यक्तित्व, राष्ट्रवादी विचार, पारिवारिक मूल्यों पर जोर और बेहद संघर्षपूर्ण निजी जीवन, जैसा कि मोदी जी भी दावा करते हैं, इन सब ने मिलकर उनकी शख्सियत को अलग बनाया है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की राजधानी रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई। बचपन आर्थिक और पारिवारिक संघर्षों में बीता, ऐसा वो दावा करती हैं। जब वे बहुत छोटी थीं तभी उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए थे। उनकी परवरिश उनकी मां ने अकेली की। मेलोनी कई बार इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि बचपन के संघर्षों ने उन्हें जल्दी परिपक्व बना दिया। मेलोनी खुद बताती हैं कि गरीबी और असुरक्षा को उन्होंने बहुत करीब से देखा है और वक्त ने उन्हें लड़कर मजबूती के साथ खड़े होना सिखाया है। बचपन में आग लगने की एक घटना ने उन्हें मानसिक तौर पर बहुत गहराई तक प्रभावित किया और उस हादसे के बाद वे लंबे समय तक असुरक्षा की भावना से जूझती रहीं। लेकिन शायद इन्हीं अनुभवों ने उनके भीतर एक कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति भी पैदा की। जॉर्जिया मेलोनी किशोरावस्था से ही राजनीति में सक्रिय हो गई थी और महज 15 साल की उम्र में उन्होंने दक्षिणपंथी छात्र राजनीति से जुड़ना शुरू कर दिया। उस दौर में इटली की राजनीति में वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच तीखा वैचारिक संघर्ष था, जैसा कि पूरी दुनिया में है। मेलोनी ने खुद को राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी राजनीति के साथ जोड़ा। उनकी बोलने की शैली भी कम प्रभावित करने वाली नहीं रही। वे बेहद प्रभावशाली वक्ता मानी जाती हैं। संसद हो या चुनावी मंच, उनका भाषण तेज, भावनात्मक और आक्रामक ऊर्जा से भरा होता है। मेलोनी का वह भाषण तो आपने सुना ही होगा जिसमें वो कहती हैं कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं इटालियन हूँ, मैं ईसाई हूँ। इस भाषण ने उन्हें दक्षिणपंथी समर्थकों के बीच और भी लोकप्रिय बनाया। इटली की राजनीति में उनका उभार अचानक नहीं हुआ। वे धीरे धीरे संगठन से सत्ता तक पहुंची। 2008 में केवल 31 साल की उम्र में वे इटली की सबसे युवा मंत्रियों में शामिल हुई। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को मजबूत किया। शुरुआत में यह पार्टी बहुत छोटी मानी जाती थी, लेकिन राष्ट्रवाद और यूरोपीय संघ की नीतियों के खिलाफ माहौल बनने के साथ मेलोनी की लोकप्रियता बढ़ती गई।
उनकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि वे बेहद आक्रामक राजनीतिक छवि के बावजूद निजी जीवन में काफ़ी सरल और भावुक मानी जाती हैं। उन्हें फैंटेसी साहित्य, खासकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी किताबें पसंद हैं। वे इस उपन्यास को केवल साहित्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान की कहानी मानती रही हैं। उनके समर्थकों के बीच यह बात अक्सर चर्चा में रहती है कि मेलोनी अपने राजनीतिक भाषणों में भी सांस्कृतिक प्रतीकों और मिथकीय संदर्भों का इस्तेमाल करती हैं। मेलोनी ने युवावस्था में आर्थिक ज़रूरतों के कारण कई छोटे मोटे काम भी किए। बताया जाता है कि उन्होंने बेबी सिटिंग और बार टेंडिंग जैसे काम भी किए। यह संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि उन्हें आम लोगों से जोड़ने में मदद करती है। वे खुद को एलीट राजनीति से अलग दिखाने की कोशिश करती हैं। मेलोनी की छवि एक हार्ड लाइन नेता की रही है, खासकर प्रवासियों और यूरोपीय संघ की नीतियों को लेकर। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई मुद्दों पर अपेक्षाकृत व्यावहारिक रुख अपनाया। यही वजह है कि कुछ आलोचक उन्हें व्यावहारिक राष्ट्रवादी कहते हैं। वे सार्वजनिक रूप से पारंपरिक परिवार और सांस्कृतिक पहचान की बात करती हैं, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी करती हैं। मेलोनी की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी रहा और निजी तौर पर अगर देखें तो उनका नाता एक टीवी पत्रकार के साथ भी लंबे समय तक रहा। बाद में वे बेशक अलग हुए, लेकिन उनकी एक बेटी भी है। सोशल मीडिया पर मेलोनी काफ़ी सक्रिय रहती आई हैं और ख़ुद को जनता की नेता के तौर पर पेश करती रही हैं। उनके वीडियो, छोटे भाषण और भावनात्मक अपील युवाओं के बीच काफ़ी असर डालती है। बेशक उन पर अति राष्ट्रवाद और विभाजनकारी राजनीति का आरोप भी लगता रहा है। जाहिर है मोदी जी और उनकी पार्टी अगर उन पर कुछ ज़्यादा मेहरबान है तो इसके पीछे उनकी वैचारिक एकरूपता भी है। जॉर्जिया मेलोनी को यूरोप की राजनीति में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिना जाता है। उनके समर्थकों के लिए वे सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गर्व की आवाज़ हैं, जबकि आलोचकों के लिए वे यूरोप में बढ़ते दक्षिणपंथी उभार का प्रतीक। लेकिन इससे अलग उनकी व्यक्तिगत कहानी संघर्ष, महत्वाकांक्षा और राजनीतिक दृढ़ता की ऐसी कहानी है जिसने उन्हें विश्व राजनीति के बहुत ही चर्चित नेताओं में शामिल कर दिया है। जाहिर है पूरी दुनिया में दक्षिणपंथ के उभार के इस दौर में मेलोनी अगर मोदी जी की मेलोडी टॉफ़ी से अभिभूत हैं तो इसके वैचारिक कारण भी हैं और दोनों नेताओं के बीच का सियासी मकसद भी। अब इटली की जनता इसे किस तरह लेती है ये तो वही बताएगी, लेकिन कम से कम भारत में तो मोदी का मेलोडी और मेलोनी प्रेम तो ज़बरदस्त चर्चा का विषय बन ही गया है। शख्सियत में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।